वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का क्लास में फिर से एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ओके, अब ये क्या होता है, चलिए एक बार थ्योरी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका पास बहुत सारा क्लाइंट है और आपको कोई भी एक एप्लीकेशन है जो सारा क्लाइंट में आपको इंस्टॉल करना है, या फिर आप ऐसा सोचिए कि कोई ऐसा एक एप्लीकेशन होगा जो हर एक यूजर यूज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल वेज क्या क्या है। अगर उस एप्लीकेशन को अगर हर एक क्लाइंट में चाहिए, वहां पर जो भी यूजर उस एप्लीकेशन को यूज करेगा, उसके लिए आइदर आपको वो एप्लीकेशन सारा सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर जो लैब हम लोग इससे पहले देखे थे कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रल सर्वर से उस एप्लीकेशन को पुश करेंगे ताकि वो सब क्लाइंट में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। राइट, तो दीज आर द टू प्रोसेस दैट वी नो। अभी क्या है कि जो एप्लीकेशन हम लोग का वहां पर चलेगा, या फिर जो एप्लीकेशन यूजर यूज करेगा क्लाइंट में, तो आई नीड सम प्राइवेसी ऑन ऑन दैट एप्लीकेशन। मैं नहीं चाहता कि वो एप्लीकेशन लोकली वो सारा सिस्टम में स्टोर रहे। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, वी कैन इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन ऑन अ सर्वर, और उस सर्वर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट को वो एप्लीकेशन ऑफर करेंगे। राइट, इफ द क्लाइंट वांट्स टू रन दैट एप्लीकेशन, it will send the request to the server and server will offer the application to the clients. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो एप्लीकेशन है वो एक सेंट्रल सर्वर में इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, और जितना भी क्लाइंट उसको यूज करेगा, वो क्या करेगा, वो सेंट्रल सर्वर से उस एप्लीकेशन को यूज करेगा। तो दिस इज पॉसिबल थ्रू आरडीएस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के थ्रू ये पॉसिबल है। अब इसका रियल लाइफ सिनेरियो में आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए हर एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर चलता है। राइट, एसएपी वगैरह कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर चलता है, और वो ईआरपी सॉफ्टवेयर को लेकर जो टीम काम करता है, तो वो क्या होता है कि वो उसका एक अपना टीम रहता है जो ईआरपी सॉफ्टवेयर को जो भी उसका जो मेंटेनेंस है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका काम होता है। राइट, सॉरी, जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना है वो क्या करता है, वो ईआरपी सॉफ्टवेयर में वो अपना काम करता है। अभी क्या है कि वो ईआरपी सॉफ्टवेयर को जनरली जब एक्सेस करता है तो वो एक सेंट्रल सर्वर में क्या होता है, इंस्टॉल्ड रहता है, और उसको एक यूआरएल एड्रेस मिलता है जिसके थ्रू वो ईआरपी एसएपी या फिर कोई भी अगर मान लीजिए दूसरा कोई ईआरपी होता है, तो वो उसको क्या मिलेगा, क्लाइंट को एक यूआरएल मिलेगा, द क्लाइंट विल गेट एन यूआरएल, और उसमें कोई पब्लिक नेटवर्क का इंटरवेंशन नहीं होगा, मतलब पूरा चीज लैन में ही होगा। तो क्लाइंट को एक यूआरएल एड्रेस मिलेगा, द क्लाइंट विल यूज दैट यूआरएल एड्रेस टू कनेक्ट टू दैट एप्लीकेशन, और जैसे वो कनेक्ट करते हैं तो उसका सामने वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली दिस कैन बी डन थ्रू अ रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ओके, इसका लैब अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम लोग कुछ मतलब कोई भी एप्लीकेशन का साथ हम लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या किया हूँ कि वो दो एप्लीकेशन सर्वर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो नॉर्मल जैसे इंस्टॉलेशन होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वहां पर मैं इंस्टॉल, अभी जो एप्लीकेशन यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं चाहता हूँ कि वो सारे एप्लीकेशन, ये जो हम लोग का क्लाइंट है, वो क्लाइंट का जो यूजर है वो एप्लीकेशन का एक्सेस करेगा थ्रू आरडीएस सर्विसेज। राइट, तो डोमेन ऑलरेडी बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग रेडी है, डोमेन बना हुआ है networkjagat.com का नाम से। आरडीएस सर्वर का जो आईपी है वो है 10.0.0.1, दिस इज आईपी एड्रेस ऑफ आरडीएस सर्वर। तो आरडीएस सर्वर मेरा डोमेन कंट्रोलर भी है। ठीक है, तो मैं अलग से कोई सर्वर नहीं ले रहा हूँ, वी विल यूज द सेम सर्वर फॉर दिस लैब। और यहाँ पर क्या है, एक हम लोग का क्लाइंट है जिसका आईपी एड्रेस है जैसे हम लोग यूज करते हैं 10.0.0.2। अब हम लोग को ये देखना है कि एक यूजर क्लाइंट में लॉगिन करेगा और वो कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करता है। राइट, तो चलिए पहले मैं आप लोग को सिनारियो दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक डीसी है, डोमेन कंट्रोलर है, और यहाँ पर एक क्लाइंट है। राइट, तो डोमेन कंट्रोलर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है networkjagat.com का नाम से है, तो उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। और आगे चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इसको मैं थोड़ा enlarge कर लेता हूँ। ये जो आपको डोमेन कंट्रोलर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दो एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ। अब इसको मैं लैब पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये छोड़ के कोई और भी एप्लीकेशन हो सकता था। राइट, कोई भी ईआरपी एप्लीकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या एक मोजिला फायरफॉक्स है और एक वीएलसी प्लेयर है। आप इसको मतलब ये एग्जाम्पल का तौर से मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप क्रिटिकल से क्रिटिकल एप्लीकेशन भी इस सर्विस के थ्रू आप पूरा नेटवर्क में इसको आप
रिमोट एक्सेस दे सकते हैं, राइट। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, RDS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड टू गो टू आवर डैशबोर्ड एंड वी हैव टू सिलेक्ट ऐड रूल्स एंड फीचर्स, ये ऑप्शन हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐड रूल्स एंड फीचर्स करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज करना है, वो क्या है कि आज तक जो भी हम लोग रोल ऑफ फीचर इंस्टॉलेशन किए थे तब ये फर्स्ट ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट किए थे। अभी आप लोग को अगर RDS को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, राइट। तो आई एम सिलेक्टिंग द सेकंड ऑप्शन, RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन, जिसको हम लोग कर रहे हैं। और इसमें डिप्लॉयमेंट टाइप क्या होगा, सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्विक स्टार्ट। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्विक स्टार्ट, क्योंकि हम लोग जो ऐप को पब्लिश करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्विक स्टार्ट के थ्रू यू कैन पब्लिश अ रिमोट ऐप प्रोग्राम, तो वो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्विक स्टार्ट। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि वर्चुअल मशीन बेस्ड डिप्लॉयमेंट होगा या फिर सेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट होगा, इसका मतलब क्या है। अभी एक चीज देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऐप को मतलब जो एप्लीकेशन मान लीजिए यहाँ पर RDS सर्वर में है, क्लाइंट जब इसको एक्सेस करेगा, इसको एक्सेस करने का दो तरीका है। एक तो आप ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, इफ यू आर यूजिंग अ ब्राउजर तो आपको यूआरएल एड्रेस मिलेगा, इफ यू आर यूजिंग अ ब्राउजर यहाँ पर आपको यूआरएल एड्रेस मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली RDS जो सर्वर है, आप डायरेक्टली वहां पर RDP भी कर सकते हैं, राइट। यू कैन RDP इन द RDS सर्वर। तो दो तरीका है ये एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं, जनरली RDP कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करेगा, तो एवरीबॉडी मतलब यूजुअली जो रूल चलते हैं वो क्या है कि आपको यूआरएल एड्रेस दिया जाएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द यूआरएल लिंक टू गेट एक्सेस टू दिस एप्लीकेशन, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेशन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट, ये वाला ऑप्शन हम लोग लेंगे, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, वी कैन गेट एक्सेस टू द एप्लीकेशन थ्रू अ यूआरएल एड्रेस, राइट। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर सर्वर सिलेक्शन करने के लिए बोल रहा है, तो फिलहाल अभी यही एक सर्वर है, इट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब इसको नेक्स्ट करके यहाँ पर हम लोग को कंफर्मेशन देना है। तो देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर बोले द फॉलोइंग रोल्स एंड सर्विसेज विल बी इंस्टॉल। तो RDS ठीक तरीके से मतलब रन करने के लिए क्या क्या होता है, ये फॉलोइंग सर्विसेज जो है जो अभी इस सिस्टम में इंस्टॉल होगा। एक है RD कनेक्शन ब्रोकर, इसका भी मैं मतलब समझा दूंगा, बस अभी आप लोग को बोलो कि आप इसको याद रखिए। एक है RD कनेक्शन ब्रोकर, एक है RD वेब एक्सेस और एक है RD सेशन होस्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग RDS सर्वर से कोई भी एप्लीकेशन है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन मेरा क्लाइंट में इंस्टॉल हो या ना हो, राइट। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अभी जो यहाँ पर सर्विसेज इंस्टॉल्ड होगा, तो इसके लिए मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली बार बार रिस्टार्ट लेगा। तो देखिए इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। तो ये सर्विस इंस्टॉल करने के बाद सर्वर क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली खुद को रिस्टार्ट करता है। तो ये परमिशन मांग रहे हैं रिस्टार्ट का, तो आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिप्लॉय जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो गया है। तो अभी चलिए हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने में, ठीक है, टेक मच टाइम। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय में क्लिक करते हैं, और जैसे डिप्लॉयमेंट में हम लोग यहाँ पर क्लिक कर दिए, अभी यहाँ पर जो सर्विसेज है वो सर्विसेज यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इट विल टेक सम टाइम। जैसे जैसे सर्विसेज इंस्टॉल होता है वैसा ही मेरा सर्वर क्या होगा, एक बार रिस्टार्ट लेगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। Okay, so you can see our server is restarting. Okay, so system restart हो चुका है। Now let us log in. Let me give my password. Now let's log in. अभी लॉगिन होने के बाद थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस है जो इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है RDS का, तो वो कंटिन्यू होगा। So still we have to wait for some time. So you can see server manager page open हो रहा है। Now I will wait for some time, as because RDS का जो प्रोसेस है वो अभी भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। See, the RDS process is still continuing, so we have to wait for some time. So you can see it's almost done. तो यहाँ पर
दिख रहा है यहाँ पर कि सारा चीज जो 3 सर्विसेज इंस्टॉल होना था वो हो चुका है। ना यू कैन क्लोज इट, राइट। अच्छा, इसको तो मैं क्लोज कर दिया ना, तो एक चीज मुझे दिखाना था यहाँ पर। ओके, आई विल टेल यू द यूआरएल एड्रेस। वो नीचे लिखा हुआ था, और ठीक है, जब पूरा सर्विस इंस्टॉल हो जाता है तो वो नीचे लिखा हुआ रहता है। somehow I will tell you the URL address, it's not so tough। तभी अगर हम लोग यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज में चलते हैं, तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज में जाने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको क्विक सेशन कनेक्शन बोल के एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जब क्विक सेशन कनेक्शन जो हम लोग यहाँ पर एस्टेब्लिश किए, अभी देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिमोट ऐप प्रोग्राम्स। मतलब ऑलरेडी आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ प्रोग्राम्स बाय डिफॉल्ट, दिस इज द डिफॉल्ट प्रोग्राम्स जो बाय डिफॉल्ट आरडीएस कॉन्फ़िगर होने के बाद आरडीएस का साथ मतलब क्लाइंट को मिलता है। अभी हम लोग आरडीएस को यहाँ पर कॉन्फ़िगर किए। सो दीज आर द प्रोग्राम्स और ऐप एप्लीकेशंस में से which is by default available or it is by default allowed when RDS is being configured। तो अगर इसको क्लाइंट यूज करता है तो कैसे वो यूज करेगा, ठीक है। So before we use this thing, what I want to do, let me create some user over here, okay। So I will go into Active Directory users and computer, and from the user tab let me create 2 users over here। Suppose I will create a user called test user A, right, test user A, something like testa, okay। और एक यूजर मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ टेस्ट यूजर B, टेस्ट B and the password, next finish। सो 2 यूजर यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लिए, टेस्ट A एंड टेस्ट B। फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ दिस यूजर कैन एक्सेस दिस रिमोट एप्लीकेशन सर्विस, ओके, रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्विस। तो मैं यहाँ पर क्लाइंट में जा रहा हूँ। सो राइट नाउ आई एम एट क्लाइंट, ओके। सो आई वांट टू लॉग इन विद द यूजर। तो चलिए हम लोग यूजर से लॉग इन करते हैं यहाँ पर। तो अदर यूजर में आते हैं, तो हम लोग का पहला यूजर है टेस्ट यूजर ए। और चलिए यहाँ पर हम लोग पासवर्ड देते हैं और यहाँ पर हम लोग लॉग इन करते हैं। टेस्ट यूजर भी यहाँ पर लॉग इन कर गया है, राइट। अब टेस्ट यूजर भी लॉग इन करने के बाद अगर वो इंटरनेट में जाता है, ब्राउजर को ओपन करता है, ब्राउजर को ओपन करने के बाद इफ दिस यूजर वांट्स, तो वो यहाँ पर एक यूआरएल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। वो क्या है, https:// ओके। सो दिख रहा है ना यहाँ पर, इसका शायद थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है ना, एक सेकंड, ओके। आई होप नाउ इट इज मच बेटर। तो यहाँ पर क्या एड्रेस देना है, http, फिर आपको वो सर्वर का नेम लिखना है जहाँ पर आपका RDS चल रहा है। सो फॉर मी इट इज dc.networkjugat.com, फुल FQDN आपको लिखना है, राइट। इस dc.networkjugat.com स्लैश आपको यहाँ पर लिखना है rdwave। So this will be the URL dc.networkjugat.com/rdwave, right। So अगर मैं यहाँ पर ओके मतलब एंटर करता हूँ, आई होप मेरा ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है दिस साइट इज नॉट सिक्योर, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गो टू द वेब पेज, मैं डायरेक्टली वेब पेज में जा रहा हूँ, ठीक है। वो सर्टिफिकेट सर्विसेज के लिए जो HTTPS, जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्शन इनिशिएट किया, अभी तो हम लोग का HTTPS नहीं है, तो इसीलिए मैसेज आ रहा है, राइट। ये देखिए अभी यहाँ पर बोल रहा है कि rdwave रिक्वायर जावास्क्रिप्ट एंड सो जैसा हम लोग को मिलना चाहिए, ठीक है, वैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। गूगल क्रोम विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ओके, लेट मी ट्राई इट आउट विद अनदर ब्राउजर। मैं कोई और ब्राउजर यहाँ पर ट्राई आउट करता हूँ। सो फॉर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट।
Okay friends, so basically what we have done, instead of using IE जहाँ पर हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा था, so we have installed a Google Chrome over here, right? Now let's try it out. So हम लोग जैसे हम लोग किए थे सेम यूआरएल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूआरएल तो हम लोग यूज किए थे, दूसरा भी एक प्रोसेस है, वो है आप यहाँ पर डायरेक्टली आईपी एड्रेस दे दीजिए जो आपका आरडीएस सर्वर है। हम लोग का आरडीएस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 10.0.0.1 और यहाँ पर आप फ्रंट स्लैश देखें आरडी वेब डायरेक्टली ये भी हम लिख सकते हैं, राइट। सो दोबारा यहाँ पर बोल रहे हैं द कनेक्शन जो है वो इट्स नॉट सिक्योर, ठीक है, हम लोग लैंड में कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस कनेक्शन, प्रोसीड टू कनेक्शन हम लोग करें। हाँ, अब देखिए आपका सामने यहाँ पर स्क्रीन आ चुका है। नाउ द यूजर कैन लॉग ऑन टू दिस पर्टिकुलर डोमेन, सॉरी टू दिस पर्टिकुलर वेब सर्विस, और उसका बाद वो लॉगिन करने के बाद उसको वो सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वो सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा जो आरडीएस में पब्लिश किया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, सपोज नेटवर्क जगत ये हम लोग का डोमेन का नाम है, और हम लोग पहले टेस्ट यूजर ए से हम लोग इसको यूज करते हैं, टेस्ट इट आउट विद टेस्ट यूजर ए। चलिए पासवर्ड देते हैं और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली साइन इन करेंगे। ओके, साइन इन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग जब आरडी वेब को डिप्लॉय किए थे, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, जस्ट अ मिनट। तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर 3 ऐसा एप्लीकेशन था जो आरडी वेब में वहाँ पर था, कैलकुलेटर, पेंट एंड वर्ड, राइट। ये 3 एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। तो वो देखिए वो 3 एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। नाउ इफ यू वांट टू डिप्लॉय मोर एप्लीकेशन यू कैन डिप्लॉय इट एंड दैट एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल टू दिस क्लाइंट्स। वो कैसे होगा चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा सिस्टम में मतलब ये जो आरडीएस सर्वर है उसका सिस्टम में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, सिर्फ उसका EXE फाइल है ऐसा नहीं होना चाहिए, फुल्ली इंस्टॉल होना चाहिए। अभी यहाँ पर मेरा मोजिला और VLC नॉर्मल से एप्लीकेशन है, एज एन एग्जांपल हम लोग इसको इंस्टॉल करके रखें टू टेस्ट द लैब। तो अगर ये एप्लीकेशन आपको पब्लिश करना है, आपको क्या करना है, रिमोट ऐप प्रोग्राम से इसको सिलेक्ट करना है, टास्क में जाना है। देखिए यहाँ पर पब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम का ऑप्शन आपका सामने आ रहा है, so you have to select this option if you want to publish। तो सिलेक्ट द रिमोट ऐप प्रोग्राम जिसको आप पब्लिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितना भी आपका पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। फॉर मी आई विल यूज वन इज VLC प्लेयर। अब यहाँ पर अगर कोई ERP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिखता है, एंड फायरफॉक्स। नेक्स्ट करके इसको हम लोग यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, ये अभी पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 2 एप्लीकेशन पब्लिश हो चुका है, राइट। अभी अगर हम लोग क्लाइंट में चलते हैं, ठीक है, क्लाइंट 1 में अभी यहाँ पर जो यूजर है टेस्ट यूजर ए, अगर वो यहाँ पर रिफ्रेश करता है, देखिए यहाँ पर इफ आई रिफ्रेश दिस थिंग कैन यू सी द ऐप ओवर हियर, देखिए मोजिला और VLC यहाँ पर आ गया। अभी आपको लगेगा कि क्या वो यहाँ से ऐप को यूज कर सकता है, यस। अगर वो VLC को ओपन करता है तो VLC यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये देखिए, जस्ट अ मिनट। सो रिमोट ऐप एक परमिशन लेगा, आपको कनेक्ट करना है। वंस यू कनेक्ट इट आपका यहाँ पर VLC ओपन हो जाएगा। यस, VLC इज नॉट इंस्टॉल्ड इन दिस क्लाइंट, VLC जो है वो इस क्लाइंट में इंस्टॉल्ड नहीं है, राइट। अरे यार मैं दिखा रहा हूँ आपको, सर्वर 2019 प्रॉब्लम। सो देखिए मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये बैकग्राउंड में हो रहा था। सो यू हैव टू प्रोवाइड योर पासवर्ड ओवर हियर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन वंस अगेन। तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, सिक्योरिंग रिमोट कनेक्शन, कॉन्फ़िगरिंग रिमोट सेशन। आप इसको कनेक्ट कीजिए। मे बी वी आर ट्राइंग दिस इन विंडोज सर्वर 2019, लेकिन अगर कोई क्लाइंट मशीन होगा ट्रस्ट में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, so it took some time. Right now you can see
अभी हम लोग कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग कहाँ पर है, क्लाइंट 1 में है, राइट। आपका यहाँ पर VLC प्लेयर ओपन हो चुका है। अगर ये कोई ERP सॉफ्टवेयर होता तो ERP सॉफ्टवेयर भी आपका सामने ओपन हो जाता। पहला बार थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, 100% होगा। नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक चीज हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये काम करते हैं, एक बार हम लोग कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल पैनल में जाके लेट अस डू वन थिंग, हम लोग प्रोग्राम्स में आते हैं, और प्रोग्राम्स में आके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में चलते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर VLC कहीं भी इंस्टॉल्ड है क्लाइंट 1 में? नो। लेकिन VLC इंस्टॉल नहीं है क्लाइंट 1 में, फिर भी आप यहाँ पर VLC को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। स्टिल यू कैन एक्सेस VLC ओवर देयर। तो एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है ये आपका सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो रहा, इट्स बीइंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इनटू इन अनदर सिस्टम। जो आपका RDS सर्वर है वहां पर ही इंस्टॉल्ड है। वी आर रनिंग द एप्लीकेशन जस्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स, वो मेरा सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन है उसका सिक्योरिटी, उसका इंटीग्रिटी बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर, राइट। क्योंकि हर एक एप्लीकेशन ऐसा नहीं होगा कि आप हर एक एप्लीकेशन को हर एक क्लाइंट में ऑलवेज उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। उसमें लाइसेंसिंग लिमिटेशन होता है, बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं उसमें। सो यू कैन यूज दैट एप्लीकेशन थ्रू दिस RDS सर्विस। चलिए यहाँ पर और भी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हम लोग दोबारा DC में वापस आते हैं। अगर कोई भी ऐसा ऐप जिसको आप पब्लिश नहीं करना चाहते, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए, टास्क में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा अनपब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम। तो इसका बाद जो जो ऐप को आप अनपब्लिश करना चाहते हैं, जैसे मैं कैलकुलेटर, पेंट और वर्डपैड को, इसको मैं अनपब्लिश कर देता हूँ, तो ये अनपब्लिश हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ऐप है, एक है फायरफॉक्स एप्लीकेशन और एक है VLC। दोबारा क्लाइंट 1 में आते हैं, अगर यहाँ पर आप रिफ्रेश करते देखिए क्या होगा, सिर्फ आपको फायरफॉक्स और VLC मिल रहा है। कितना फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। अभी कुछ यूजर रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, राइट। कुछ यूजर रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पर किस यूजर के थ्रू लॉगिन किए, टेस्ट यूजर 1 के थ्रू लॉगिन किए, राइट। नाउ आई डोंट वांट अ पर्टिकुलर यूजर, टेस्ट यूजर B, आई डोंट वांट टेस्ट यूजर B टू यूज VLC मीडिया प्लेयर। तो ये कैसे हो सकता है? तो उसका परमिशन भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। सपोज अगर हम लोग VLC मीडिया प्लेयर का प्रॉपर्टीज में चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए यूजर असाइनमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन है कि इसको कौन कौन सा यूजर यूज कर सकता है। बाय डिफॉल्ट ऑल यूजर्स आर अलाउड ओवर हियर। अगर हम लोग यहाँ पर ओनली स्पेसिफाइड यूजर करके उस यूजर को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते कि सिर्फ टेस्ट यूजर A है जो इसको यूज कर पाएगा, सो वी आर एडिंग टेस्ट यूजर A ओवर हियर। तो अगर टेस्ट यूजर B को यहाँ पर ऐड नहीं करते तो टेस्ट यूजर B विल नॉट बी अलाउड टू यूज दिस VLC एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन आल्सो इम्पोज एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन। ये हुआ कि नहीं हुआ, चलिए हम लोग यहाँ पर जाकर टेस्ट करते हैं। सो लेट अस साइन आउट फ्रॉम हियर। ओके, मैं सिस्टम में तो टेस्ट यूजर 1 ही लॉगिन है। अच्छा, आप लोग का इसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। अभी टेस्ट यूजर A जो है वो यहाँ से साइन आउट कर रहा है। अभी सिस्टम में टेस्ट यूजर B यहाँ पर लॉगिन करेगा। So let's log in with test user B and password there है। Fine. So test user B यहाँ पर login कर चुका है। So basically test user B अभी क्या कर रहा है, वो Google Chrome को ओपन कर रहा है, राइट। और यहाँ पर URL एड्रेस में जो भी उसका एड्रेस है वो दे रहा है https://। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि डोमेन कंट्रोल का नाम यूज करके वो क्या होगा, dc.networkjagat.com/rdweb, राइट। सो आप यहाँ पर एडवांस में जाने के बाद आप प्रोसीड कीजिए। नाउ यहाँ पर टेस्ट यूजर भी RDWeb में लॉगिन करेगा। अब यहाँ पर लॉगिन करते हैं। सो फर्स्ट आई विल गिव माय नेटवर्क डोमेन नेम network jagat forwarded by / and then my username test B।
एंड द पासवर्ड। देखिए टेस्ट यूजर भी जब यहाँ पर लॉगिन किया तो उसको फायरफॉक्स तो मिल रहा है लेकिन उसको वीएलसी नहीं मिल रहा। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल भी रख सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक यूजर को हम लोग एप्लीकेशन को यूज करने के लिए देना चाहते हैं तो दैट पर्टिकुलर यूजर विल बी अलाउड फॉर दिस एप्लीकेशन, तो वो भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, सो इज इट ऑल डन? एनी क्वेश्चंस? তো বলছি এইটা দিয়ে তো আমি রিমোটলি কোনো অ্যাপ্লিকেশন চালাচ্ছি, এটা কি রিমোট করতে পারবো? পুরো সিস্টেমকে রিমোটলি কানেক্ট করতে পারবো কিনা, তাই তো? দেখ আমার ধরো ওটা রিমোট ডেস্কটপের থ্রু দিয়ে হবে অ্যাকচুয়ালি। ওটা শুরু দিয়ে হবে, এটা দিয়ে হবে না। এটা দিয়ে just আমি এখানে একটা রিমোট ডেস্কটপ অপশন আসতো যেটা আমাকে এখানে 2019 ভার্সনে দেখাচ্ছে না। ফর দ্যাট আই হ্যাভ টু সেন্ড আ ভিডিও অফ 2012। আচ্ছা আচ্ছা বলছিলাম ওই পার্সোনাল ফাইলটা পেয়ে গেছি, টেলিগ্রামে পাঠালো। তাহলে তুমি আমাকে kushalkobi@gmail.com আমার টেলিগ্রাম আছে তো, টেলিগ্রাম এটা 1.3 জিবি এটা কোত্থেকে নামাতে হবে? নামাতে টেলিগ্রামে পাঠানো তো। তা আমি টেলিগ্রামে আপনি পাঠাও, আমি আপলোড করে দেবো। আমাকে পাঠাও টেলিগ্রামে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা সিনেমা দেখতে হবে আজকে, দেখে এটা দেখবো। আর কোনো প্রশ্ন আছে আজকে? সো টুডে আই ওয়াজ, আচ্ছা বিকাশ তোমাকে ওই মাইকটাকে না সামনে নিয়ে বলতে হবে। আমার একটা কোশ্চেন ছিল ওই ওয়ালপেপার ডিপ্লয়মেন্ট নিয়ে ভিডিওতে। হ্যাঁ যখন মানে ধরুন কোনো একটা সার্ভারকে মানে বেসিকে আমি নিয়ে নিচ্ছি ওয়ালপেপার সিস্টেম থেকে করে, তখন একটা আমি ক্লায়েন্টের সিস্টেমে ডিপ্লয় করতে পারছি। কিন্তু যদি ধরুন আমি আমার ভিএমওয়্যারে ক্লায়েন্ট সিস্টেম আছে আর আমার এমনি ফিজিক্যাল সিস্টেম থেকে ডাইরেক্টলি যদি ডিপ্লয় করতে চাই সেটা করা যাবে। ভিএমওয়্যার এর ক্লায়েন্ট আছে তাই তো? হ্যাঁ, আর আমার ফিজিক্যাল সিস্টেম থেকে আমি ফিজিক্যাল সার্ভার আছে, সার্ভার ফিজিক্যাল আছে আর ক্লায়েন্ট ভিএমওয়্যারে আছে। এটা উল্টো বলছো, এটা হয় না। স্যার আমি বলছি স্যার ও বিকাশ যেটা চাইছে যে ওর যে ফাইল মানে যে ইমেজটা আপনার ওয়ালপেপার ফাইলটা অ্যাভেলেবেল আছে হচ্ছে ওর উইন্ডোজ সিস্টেমে, আর ভিএমওয়্যারই ডিসি আছে, ভিএমওয়্যারই ক্লায়েন্ট আছে। এবার ওই অ্যাক্সেস পাসটা ও যখন ক্লায়েন্টের মানে দিচ্ছে না নিয়ে নেবে, মানে ফিজিক্যাল সিস্টেমে নিয়ে নেবে। ভিএমওয়্যার এর নিজস্ব পার্সোনালাইজ ভিএম নেটওয়ার্ক বলে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, ঠিক আছে? না নেটওয়ার্ক চেঞ্জ করে ব্রিজ নেটওয়ার্ক করেছিল সবকটাই সেই তারপরে রেফ্রেশ করতে পারছি। আচ্ছা ভিএমওয়্যার মানে আছে, আমি ওই ভিএমওয়্যার ভাবছি ESXi। তুমি এই ভিএমওয়্যার কথা বলছো? হ্যাঁ মানে হ্যাঁ নেবে 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 নেবে। তোমার যদি না হয়ে থাকে দেয়ার মে বি সাম রিজন, কিন্তু নেবে, ঠিক আছে? আমি ল্যাব অনেক করেছি এটা, ঠিক আছে? নাই আচ্ছা কারণ ওটা এক্সেস করতে পারছিল কিন্তু ডিপ্লয় করছিল না, ওটা নেবে 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 100%। আমি বলে দিচ্ছি নেবে, ঠিক আছে? অ্যান্সার ইজ নেবে। ঠিক আছে আমার খাইতে। হ্যাঁ, আরেকজনের কারো কিছু প্রশ্ন ছিল? আচ্ছা আমার ছিল আজকে স্যার ইউজার ডেলিগেশন নিয়ে একটা প্র্যাকটিক্যাল করছিলাম করলাম তো বলছি স্যার ধরুন তাকে যে ডেলিগেশন দিয়ে দিই ওটাকে পরবর্তীকালে স্যার এডিট করার কোনো অপশন আছে না, আমাকে সেই আবার রাইট ক্লিক করে ওই ডেলিগেশন করে করতে হবে? যদি কোনো ইউজারকে ডেলিগেট করে দাও, তাকে যদি তুমি ওনারশিপ না দাও, তুমি ফিউচারে চিরকাল ওর পারমিশন ইয়ে করতে পারবে, চেঞ্জ করতে পারবে। মানে স্যার বুঝলাম না। তুমি কোনো ইউজারকে ডেলিগেশন পারমিশন দিয়েছো তাই তো, যে ও ইউজারকে ডেলিগেশন করেছো যে ও সেই ইউজার একটা ওইতে অ্যাড আছে তো সেই ওইর উপরে রাইট ক্লিক করে আমি ডেলিগেশনটা দিয়েছি পার্টিকুলার একটা ইউজার। হ্যাঁ, এবার ডেলিগেশন করে, আচ্ছা ডেলিগেশন রাইটটা কি হয় তাই তো, যে তুমি পরবর্তীকালে সেই ইউজারকে সরাতে পারবে কিনা ওখান থেকে। আমি তো বলবো আমি তাকে ডেলিগেশন দিলাম, ধরুন আমি একটা ইউজারকে দিয়েছি ওই পার্টিকুলার ইউজারটা ওই ডেলিগেশন দিয়েছি যে ওই ইউজার ক্রিয়েট করতে পারে। আচ্ছা ধরুন আমি চাইছি আমার পরবর্তীকালে ধরুন আরো কিছু ডেলিগেশন অ্যাড করতে হবে। ফর এক্সাম্পল ও হয়তো পারমিশন চেক করতে পারবে বা পাসওয়ার্ড স্কেপ করতে পারবে। হ্যাঁ 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 তো ওই প্রসেসটা কি মানে আমাকে
আমি মানে যাবো কি করে যে মানে এক্সিস্টিং যেটা মধ্যে ওই দেওয়া আছে সেটাকে আবার মডিফাই বা এডিট করার জন্য? তার অপশন পাচ্ছ না? না, অপশন জায়গায় আমি ওই বইয়ের উপরে রাইট ক্লিক করি স্যার, সে আবার নতুন করে ক্রিয়েট হবে। আপনি যেটা আমাকে ক্রিয়েট করলেন, এক সেকেন্ড। বললাম তো। এখানে নেওয়া যেখানে ডোমেন অ্যাডমিন নেটওয়ার্ক জগৎ, যে টেস্ট ইউজার ওয়ান কি করতে পারছি? অ্যালাউ, অ্যালাউ ডিনাই করতে পারছি তো। এখান থেকে তুমি করে নেবে। আচ্ছা, এখান থেকে আমি এডিটটা করতে হবে। কিন্তু আমি স্যার যেটা অলরেডি দিয়েছিলাম ওইটা তো পাচ্ছি না স্যার। ধরুন আমি যেটা দিলেন এইমাত্র, এইমাত্র এই জন্য ওটাতে পাচ্ছ না তুমি, কেন তুমি যখন হ্যাঁ, করবে এখানে একটা কাজ করবে, ভিউ মোডে যাবে, ঠিক আছে? অ্যাডভান্স ফিচার ফর্ম অ্যাডভান্স ফিচারটা অন করে দেবে, ঠিক আছে? অ্যাডভান্স ফিচারটা অন করে তারপরে ডেলিগেশন করবো, তাই তো স্যার? না না, অ্যাডভান্স ফিচার্সটা পরেও অন করতে পারো, ডেলিগেশন এখন দিয়ে দিচ্ছি, তোমার মেশিনে তোমারই থাকে। তুমি মেশিনে যাও, হ্যাঁ, অ্যাডভান্স ফিচার্সটা অন করে দাও। তারপর তুমি এখানে গিয়ে পরে কোথায় গেল, নেটওয়ার্ক জগৎ, তুমি প্রপার্টিজে যাও, সিকিউরিটি ট্যাবে যাও, ইউজারটাকে সিলেক্ট করো, অ্যাডভান্সে যাও, তুমি কোনো একটা অপশনকে সিলেক্ট করো, সিলেক্ট করে তুমি এডিটে চলে যাও, তুমি সব অপশন পেয়ে যাবে এখানে কি কি ওকে দিতে চাও। আচ্ছা। আচ্ছা, এখান থেকেও স্যার দেওয়া যায়, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, এখানে এখানে তো তোমার তো সব গ্র্যানুলার লেভেলের অপশন গুলো আছে। আচ্ছা, ডিলিট পারমিশন, তো ডিলিট কি করতে পারে? ডিলিট অল চাইল্ড আপডেট, ডিলিট অ্যাকাউন্ট অফ, যে মানে চাইল্ড আপডেট, এবার ডিলিট নিয়ে অনেকগুলো পাবে তুমি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে অপশনটা বেশি দেবে। অনেক অনেক গ্র্যানুলার লেভেলে করা যায়। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, বলছি ডোমেইন ফাংশনাল লেভেলটা একটু বলবেন? আমি ডোমেন আজকে বেসিক্যালি আমার উচিত ছিল যেটা করানো, টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, উচিত ছিল আমার ডিএফএসটা করানো। আমি চিরকাল ক্লাসটাকে শুধু আমি একটু পুশ ব্যাক করছি। আর উপায় নেই, নেক্সট দিন আমাদের ইয়েটা হবে, ডিএফএসটা হবে, তারপরে আমরা ডোমেন ফাংশন লেভেলটাতে ঢুকবো, ঠিক আছে? তারপরে সাইটস এন্ড সার্ভিসেস করবো। আগে ডোমেন ফাংশন লেভেলটা আমরা হোপফুলি বাই নেক্সট উইকই করবো, ঠিক আছে? মানে অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার ডাউটটা ছিল যেটা মানে ভাবুন আমরা 2019 ইউজ করছি, এবার যখন আমরা কোনো ডোমেইন কিছু প্রমোট করছি তখন আপনার 2016 শো করছে ডোমেইন ফাংশনাল লেভেল, মানে আমরা যখন কোনো হ্যাঁ, এরিয়া তার থেকে মানে বানাচ্ছি। হচ্ছে যে তোমার আদার ডোমেন কন্ট্রোলার শুড বি অ্যাট লিস্ট 2016 এন্ড ইকুইভ্যালেন্ট। এখন 2016 করেই করতে হবে, বিকজ মাইক্রোসফট অফিসিয়ালি 2012 এন্ড বিলো যে সার্ভারগুলো আছে সেগুলো সাপোর্ট এবং তার ইয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, অবসলিউট করে দিয়েছে সার্ভারগুলো, বুঝতে পেরেছো? 2016 করেই করতে হবে। আজকে বন্ধ করিনি, গত বছর থেকেই তো বন্ধ করি, 2020 সাল থেকে 2012 এর সব এক্সাম বন্ধ করে দিল, রিলিজ সব বন্ধ করে দিয়েছে, সাপোর্টও দেয় না, প্যাচও পাঠায় না, কিছুই পাঠায় না। স্যার হুম। তো বলছি যে আমাদের কিছু এসসিসিএমটা আছে সেটা একটা মানে দরকার আছে না ক্লাউড এসিসিএম এর জন্য ক্লাউড আছে তো বেটার কিছু জন্য দাও। এসিসিএম তো শিখতে গেলে আমার খুব পড়াতে ভালো লাগবে এসিসিএম, ঠিক আছে? কিন্তু আহ, ঘটনা যেটা হচ্ছে যে
এখনই আর এসিসিএম এর জন্য যেও না, ঠিক আছে? লোকে যখন ক্লাউডে চলে যাচ্ছে, ক্লাউডে এসিসিএম এ যেটা ক্লাউডে ইমপ্লিমেন্টেশন হয় সেটা হচ্ছে তোমার ক্লাউড সিকিউরিটি কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড ইনটিউন, এই দুটোকে মিলে পড়ে হচ্ছে ক্লাউডের এসিসিএম। যদি শিখতে হয় তাহলে সেটাকে শেখো, আচ্ছা ঠিক আছে? কেন ঠিক আছে। অন প্রিমাইসেস জিনিস আর শিখো না, যা শিখবে ক্লাউড বেসে শিখবে। সার্ভারটা করছো কেন, কেন আলটিমেটলি ক্লাউডে গিয়ে সার্ভার ম্যানেজ করতে হবে। এবার ক্লাউডে যখন কাজ করবে তখন আরডিএস এটা লাগবে না কিন্তু তোমাদের, তখন ক্লাউডের আলাদা ফিচার্স আছে এইভাবে অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয়মেন্ট করার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমাকে অনুমতি দাও ভাই সবাই। গুড নাইট। ঠিক আছে, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং দ্য মুভি, ঠিক আছে? ওটা ছাড়া তো আমি এনজয় করবো।